हेलो स्टूडेंट्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिकरेंस रिलेशन। क्या होता है मतलब रिकरेंस का? रीअकरेंस मतलब कोई चीज बार बार रीअकर हो रही है। क्या हो रही है रीअकर? जब हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई एक फंक्शन है जो बार बार रीअकर हो रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है, जैसे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होती हैं। हमने सी लैंग्वेज में, डेटा स्ट्रक्चर में इस तरह के फंक्शंस को पढ़ा है। रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं कि जो फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से डिजाइन की गई है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें उस फंक्शन को बार बार अपने आप ही कॉल करना पड़ता है। इस तरह से प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस बढ़ती है और उसका स्पेस कम होता है, तो रिकर्सिव फंक्शन उस तरह के फंक्शंस को बोला जाता है। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होती है? जाहिर सी बात है, जब वो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो वो सक्सेसिवली स्टेप्स बनाता है, एक अगली टर्म बनाता है, प्रीवियस टर्म से रिलेटेड एक अगली टर्म बनाता है, और हर एक टर्म के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उसी को बोलता है रिकरेंस रिलेशन। आइए डेफिनेशन समझते हैं। A recurrence relation is a mathematical expression that defines a sequence in terms of its previous term। जी हाँ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगला जो टर्म है, यानी जो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, अगला जो टर्म है वो प्रीवियस टर्म्स के बेसिस पर एक रिलेशनशिप को शो करता है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम अभी आगे समझने वाले हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस इन एल्गोरिथम है, इट इज यूज्ड टू मॉडल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। ओनली रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए रिकरेंस रिलेशन का यूज किया जाता है। रिकरेंस रिलेशन किस तरह से सॉल्व होते हैं? देयर आर 3 स्पेसिफिक मेथड्स। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके थ्रू हम रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा है मास्टर मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एडवांस वर्जन है, वो भी रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, बट इसके साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जुड़ी हुई होती हैं। जब हम मास्टर मेथड को पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन थर्ड मेथड होता है रिकर्सिव मेथड, जिसके थ्रू भी हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को शुरू कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन के कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी रिकरेंस रिलेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम कम से कम 3 से 4 एग्जांपल लेंगे आने वाली कुछ सक्सेसिव वीडियोस में, और फिर उसके बाद फिर मास्टर मेथड, देन रिकर्सिव मेथड के थ्रू हम रिकरेंस रिलेशन के इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर एक रिकरेंस रिलेशन को ले लिया है। एक मैथमेटिकल फॉर्म में आप एक एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। आइए पहले इस एक्सप्रेशन को, यानी इस रिकरेंस रिलेशन को समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, किस तरह से डिफाइन किया गया है, फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक फंक्शन है tn एंड देन इट इज कॉलिंग इटसेल्फ, अगले जो टर्म में कॉल कर रहा है दैट इज tn/2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू। c इज फॉर कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, n हो सकता है, c के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ और हो सकता है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, और ये वाली कंडीशन तभी एग्जिस्ट करती है जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2, 3, 4 या कुछ भी। इफ n इज ग्रेटर टू 1 देन दिस फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन दिस वे। और अगर n की वैल्यू 1 है तो ये टर्मिनेट हो जाती है कंडीशन, मतलब हम वहां पर फंक्शन को कॉल ना करके सीधे से 1 रख देंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन पर हम बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए, जब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा ये बन रहा है। जब नेक्स्ट फंक्शन जब ये बन जाएगा हमारा, तो सक्सेसिवली हम किसको कॉल करेंगे? इस t वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यानी जब हम इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हमको फंक्शन दिया गया है tn, और जब tn अपने आप को कॉल करता है तो अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि n की वैल्यू बड़ी है। ओके, तो tn/2 प्लस c। ओके, जो दिया गया है उसको आप एग्जैक्ट एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब क्या है कि अब ये जो फंक्शन आया है ये इससे अगला टर्म है, यानी अब इससे अगला टर्म निकाला जाएगा, तो यानी ये फंक्शन दोबारा से कॉल करेगा। तो जब कॉल करेगा तो फिर यहां लिखा जाएगा, इसका मतलब tn/2 अब बाहर आ गया। ओके, नाउ पहले tn ने अपने आप को कॉल किया था इस तरह से, अब ये कॉल करेगा किस तरह से, आइए समझते हैं। जब tn ने अपने आप को कॉल किया था तो n की हाफ वैल्यू के साथ उसने अपने आप को कॉल किया था, यानी n इस तरह से अपने आप को कॉल कर रहा है कि वो हाफ वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दे रहा है, यानी अगले टर्म में वो केवल n से हाफ वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहा है। तो जब अगले टर्म में n की हाफ वैल्यू कॉल की जाएंगी तो ये भी इसी फैशन में कॉल करेंगी, यानी tn/2, ये तो ऐसे कैसे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब क्या हुआ कहने का कि ये अपने से आधा टर्म लेगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं
n/4, क्योंकि पहले वाले टर्म ने n से हाफ लिया तो अब ये अपने से हाफ लेगा, तो दैट विल बी n/4 प्लस, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम यहां पर n के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अगर यहां भी n के साथ डील कर रहे होते तब यहां पर भी फर्क पड़ता, बट ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहती है, तो C एज इट इज, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब एक इक्वेशन और बनाते हैं। इसमें नॉर्मली हम 3 ही इक्वेशन बनाते हैं और फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए तीसरी इक्वेशन क्या होगी। जब हमने पहले इसको बाहर रखा था तो ये वाला फंक्शन आया, अब हम इसको बाहर रख देंगे, यानी t n/4 इक्वल्स टू, अब ये अपने आपको कैसे कॉल करेगा, हाफ टाइम, मतलब नेक्स्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा, t n/8, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि ये अपने आप को कॉल कर रहा है इसने हाफ टाइम। ओके, तो इसका मतलब इसको पूरी तरह से n/8 लिखा जा सकता है। ओके, n/8 प्लस c एंड दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमने यहां पर 3 इक्वेशन डिजाइन कर लिए हैं। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाना शुरू करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाना शुरू करेंगे, अब आप देखिए tn की जो n/2 है इसकी वैल्यू ये पूरी है ना, tn/2 इज इक्वल्स टू tn/4 प्लस c, यानी अगर इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहां रख दिया जाए तो हम बेसिकली इसकी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। ओके, बट उससे पहले tn/4 में अगर ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू रख दी जाए उसका सॉल्यूशन यहां से आएगा एंड दैट टोटल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू tn/2, और उस पूरी वैल्यू को उठा करके हम यहां प्लेस करेंगे और इसके रेस्पेक्ट में हम उस पूरी की पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं कि कौन सी इक्वेशन में किसकी वैल्यू रखी जाएगी और फिर अगला स्टेप क्या होगा। इनके आगे के सॉल्यूशन को समझने के लिए हमने उन इक्वेशंस को यहां पर नोट डाउन कर लिया सो दैट वी कैन वर्क इन दिस एरिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो आपको भी इस तरह से हेडिंग लिखनी है कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू रखेंगे, tn/2 इज इक्वल्स टू कंप्लीट टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म यहां पर रख दी जाएगी। तो यानी अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, tn इज इक्वल्स टू t, ये पूरी वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे n/4 प्लस c, यानी ये वैल्यू तो इसकी जाएगी और ये प्लस c बाहर रहा, तो इसको मैं 2c लिख सकते हैं यहां पर आराम से, तो दैट इज 2c। ओके, नाउ दिस इज द अपडेटेड इक्वेशन। ओके, दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ tn। अब tn की ये वैल्यू नहीं रही, हमने क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को 1 में रख दिया है। नाउ न्यू tn इज इक्वल्स टू दिस वन। अब आप देख सकते हैं फर्दर tn/4 की क्या हमारे पास कोई और वैल्यू है, जी हां, इक्वेशन नंबर 3 tn/4 की वैल्यू को डिफाइन कर रही है, यानी अब ये पूरी की पूरी वैल्यू इसकी जगह रखी जा सकती है। नाउ tn की फिर से हमारे पास नई वैल्यू आएगी। नाउ tn इज इक्वल्स टू, इससे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इनटू, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके, इनटू इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो नाउ tn इज इक्वल्स टू कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस, तो t n/8 प्लस c, ये वाला c एंड बाहर के 2c, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 3c। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में यहां तक, इस स्टेप तक आई होप कि आपको समझ में आया। इस स्टेप तक हमारे पास 3 tn की वैल्यू मिले। एक तो tn की वैल्यू हमें जो इनिशियली दे रखी थी वो, एक tn की वैल्यू एक इक्वेशन को रिप्लेस करने के बाद आई वो, और एक tn की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद आई। हमारे पास बेसिकली 3 tn की वैल्यूज आए हैं। इन तीनों tn की वैल्यूज को ऑब्जर्व करिए, इनमें आप क्या देख सकते हैं, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, या चलिए यहीं से देख लेते हैं। नाउ tn/2 प्लस c, tn/4 प्लस 2c, tn/8 प्लस 2c। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम यहां पर लिख देते हैं, चलो इनको। नाउ tn इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या थी, n/2 प्लस c। दूसरी tn की जो वैल्यू है tn इज इक्वल टू t n/4 प्लस 2c। तीसरी वैल्यू आई tn इज इक्वल टू t n/8 प्लस 3c एंड ऑन। अब आप यहां पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि दिस इज नथिंग बट 2 raised to the power 1, यस, ओके, दिस इज 2 raised to the power 2 एंड दिस इज 2 raised to the power 3। और अब आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी पावर इस 2 के साथ
इसके पास वो लग रही है, यानी 2 पर जितनी भी पावर लग रही है उसी वैल्यू से इस एक्चुअली c की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। मैं इसको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, c की तो c ही रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए 2 raised to the power 2, ये इस वाले 2 की इस 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मतलब हो नहीं रही है, एक्चुअली ऐसा टर्म निकल करके आ रहा है, तो एक रिलेशन बन जा रहा है। यानी अगली सक्सेसिव हमारे पास इटरेशन जो आई निकल करके वैल्यू जो आ रही है 2 raised to the power 3 एंड देन 3c। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है, ये वाली वैल्यू दिस इज नथिंग बट 1c। ओके, इसके साथ मैच कर रही है। तो यानी अगली टर्म हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम रिकरेंस रिलेशन अगला देखना चाहें तो वो बनेगी tn इज इक्वल टू tn बाय 2 raised to the power 4 प्लस 4c। अगली फिर क्या बनेगी 2 raised to the power 5 प्लस 5c। ऐसे कर करके हमारे पास वैल्यूज निकलते आएंगे। तो कब तक जाएंगे अभी हमें पता नहीं है कब तक जाना है, तो हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यू चलती चली जाएंगी। कहां तक चलेंगी, tn बाय 2 raised to the power k, और जो वैल्यू यहां पर होती है वही वैल्यू यहां पर आने वाली है, दैट इज kc। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक रिकरेंस रिलेशन का पैटर्न बन गया कि अगला टर्म इस तरह से जनरेट हो रहा है। ओके, अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे देखना है कि आइए उसको देखते हैं। आइए इसके आगे के सॉल्यूशन को समझते हैं। अब हमारे पास ये टर्म इस तरह से जनरेट हो गई कि हमने यहाँ पर 2 raised to the power k रखा और बस यहाँ पर kc बाहर आ गया। अब इसको रोकना कहां पर है, यानी ये रिकर्सिव फंक्शन कहां रुकेगा, ये तो इस तरह से जनरेट होता ही रहेगा, ठीक है। और हमें k की वैल्यू पता नहीं है, इसका मतलब k हो सकता है कि इन्फिनिटी हो, तो इसको कहीं ना कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा। रोकने का मतलब क्या है, आप याद करिए बेस कंडीशन में हमने दिया था कि tn विल बी 1 इफ n इज इक्वल टू 1। तो यानी इस बेस कंडीशन पर हमें इसको यहां पर लाके रोकना है। तो यानी अगर हम यहां पर tn की वैल्यू यानी इस जगह अगर हम 1 कर दें, मींस इफ t1 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये फिर आगे जनरेट नहीं होगा। तो इसको किस तरह से 1 बना सकते हैं, n से अगर हम n को काट दें तो n बाई n इज इक्वल टू 1, लेकिन वो n आएगा कहां से, हम एज्यूम कर लेते हैं। नाउ एज्यूम n इज इक्वल टू 2 raised to the power k। इस वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं। तो जब हमने इस वैल्यू को एज्यूम किया तो इसको अब इस पर्टिकुलर टर्म में रख दें, तो नाउ नेक्स्ट फंक्शन tn विल बी tn इज इक्वल टू tn बाय n प्लस kc। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो 2 raised to the power k को हमने एज्यूम किया है, ये ऐसे कैसे बाहर रहा। नाउ n से n कट गया तो दिस इज t1 प्लस kc, और t1 की वैल्यू यहां से ले लेंगे हम, जो कि हमें बेस कंडीशन दे रखी थी, दैट इज 1 प्लस kc। इसका मतलब अब इसकी फर्दर जनरेशन बंद हो गई है, ये फंक्शन एक तरह से रुक गया है जनरेट होने से। लेकिन क्या अभी हमारा आंसर है, नो। हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा n में आती है, लेकिन यहां पर मुझे कोई वैल्यू तो n दिख नहीं रही है। तो n की क्या कोई ऐसी टर्म है जो n को इंट्रोड्यूस कर दे, आप सोचिए जरा। जी हाँ, k के थ्रू हम n को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने एज्यूम किया है n इज इक्वल टू 2 raised to the power k। तो इसका मतलब इस k से मैं यहां पर n की कुछ ना कुछ वैल्यू को निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है n इज इक्वल टू 2 raised to the power k, और हमें यहाँ पर k की वैल्यू में अगर हम किसी तरह से n की वैल्यू लेकर के आ पाए तो उसको रिप्लेस कर देंगे, एंड देन वी विल बी फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। तो अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू इस तरह से दे रखी है, तो हम k को किस तरह से पा सकते हैं, यानी k की वैल्यू में n का टर्म क्या पा सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 raised to the power k। तो दोनों तरफ अगर हम इसकी log बेस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला 2 हट जाएगा। ओके, तो फर्दर अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा log बेस 2 n इक्वल्स टू log बेस 2 raised to the power k। इससे पूरा का पूरा टर्म क्रॉस हो जाएगा, केवल यहां पर k रह जाएगी। तो यानी log बेस 2 n इज इक्वल्स टू k, यानी k की वैल्यू बेसिकली हमारे पास ये आ गई। तो नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ k इन दिस टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस log n डॉट c। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जब इस पर्टिकुलर log n टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है तो केवल log n रह जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस log n, और इन दोनों में देख लीजिए कौन सी वैल्यू बड़ी है। जाहिर सी बात है 1 तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, log n हमारे पास बड़ी है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज बिग O log n इज द आंसर। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई किस फंक्शन की, जो हमें शुरुआत में दिया गया था, tn इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस c। ये
हमारे पास प्रॉब्लम थी, ये रिकरेंस रिलेशन था और ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार रिकॉल करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, एक इक्वेशन ली, इक्वेशन में एक बेस कंडीशन थी, इसको हम बेस कंडीशन कह रहे हैं। फिर हमने 3 इक्वेशन सक्सेसिवली फाइंड आउट की, फिर इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी, उसके बाद हमारे पास नई वैल्यू आई Tn की, उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 माना, फिर इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखा, उसके बाद नई वैल्यू Tn की आई और ये 3 टर्म हमारे पास बने। ओके, उसके बेसिस पर हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि हमारे पास किस तरह से नेक्स्ट सक्सेसिव रिकर्सिव फंक्शन जनरेट हो रहे हैं। उसके बेसिस पर हमने ये वाले टर्म को डिनोट किया। फिर हमने यहाँ पर इस बेस कंडीशन को बेस मानते हुए, इसको बेस कंडीशन या एंकर कंडीशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से फंक्शन का जनरेशन रोक देगा। ओके, तो इसमें हमने यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर k की वैल्यू को n रखा, उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पर कट गई, इस फर्दर जनरेशन बंद हो गया, हमारे पास k मिला। और क्योंकि हमने यहाँ पर इस 2 रेज़ टू द पावर k n के इक्विवेलेंट रखा था, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू या इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर k की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट की एंड देन वी आर रिप्लेसिंग दिस इन दिस वे। ओके, आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया है और इस वाले फंक्शन की वैल्यू हमने बिग O log n निकाली है। आइए नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल और लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का और देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है।